नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी विषय में एक नया विषय लेकर के आया हूं, जो कक्षा 10 बा के पाठ्यक्रम में CBSE बोर्ड द्वारा संचालित हो रहे संचयन पुस्तक से एक पाठ है हरिहर काका। हरिहर काका जो यह रचना है, इसको लिखने वाले हैं मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी का जन्म देखिए, मिथिलेश्वर जी ये हैं। मिथिलेश्वर जी का जन्म जो है 31 दिसंबर सन 1950 ईस्वी को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में MA और PhD करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में वे रीडर के पद पर कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बाखूबी उकेरा है। इनकी कहानियां वर्तमान जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को उद्घाटित करती हुई, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। मिथिलेश्वर की जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका। आपको यही रचना इनकी पढ़नी है। चल खुसरो घर आपने, झुनिया युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो पुरस्कार मिला हुआ है, यह देखिए, सोवियत लैंड पुरस्कार, ठीक है, इससे सम्मानित किया जा चुका है। अब आते हैं हम इनकी रचना जो हरिहर काका है उस पाठ पर। आते हैं कहानी हरिहर काका पर। तो देखिए, हरिहर काका के यहाँ मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न ही आज ही। इस पाठ में लेखक बता रहा है कि लेखक, चूँकि देखिए हरिहर काका का पड़ोसी था। पहले हम हरिहर काका के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। हरिहर काका का लेखक पड़ोसी था और उससे बहुत ही मधुर संबंध थे। लेखक जो है हरिहर काका से बहुत अच्छे और हरिहर काका लेखक को बहुत अधिक मानते थे। हरिहर काका की 2 पत्नियां थीं, दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो लेखक बार बार इनके यहाँ आया जाया करता था। और हरिहर काका एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 15 बीघे ज़मीन थी, और उस 15 बीघे ज़मीन को लेने के लिए वहाँ पे उनके गांव का ही एक मंदिर, जिसको हम ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते हैं, मंदिर के महंत और उनके हरिहर काका के 3 भाई, हरिहर काका 4 भाई थे। इन चारों भाइयों और महंत ये सब मिल करके हरिहर काका की जो 15 बीघे की ज़मीन थी लेना चाहते थे। और हरिहर काका को इस ज़मीन को बचाने के लिए क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी और किन किन परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ा, लेखक ने इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम पाठ पर चलते हैं कि लेखक कह रहा है कि हरिहर काका के यहाँ अभी मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया, तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। यह लेखक हरिहर काका के घर गया हुआ था इस समय, और जब गया हुआ था तो थोड़ा सा उस समय हरिहर काका थोड़ा बीमार चल रहे थे, और उस समय
वो उन्हीं से उन्हीं का हालचाल लेने के लिए गया हुआ था। हालांकि उनकी एक ही नज़र में बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, वह जिस मनय स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, इसमें एक शब्द आया है यंत्रणाओं। यंत्रणाओं का मतलब यह होता है जी क्लेश। यंत्रणाओं का मतलब होता है क्लेश। क्लेश से घिरे हुए थे, अंदर ही अंदर उनके समझ लीजिए बहुत सारे क्लेश थे, घुट रहे थे, अपने घुटन में घुट रहे थे। लेखक कहता है कि हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति, यहाँ पर आसक्ति एक शब्द आया है। आसक्ति का मतलब होता है आकर्षण, उनके प्रति स्नेह। आसक्ति के अंदर अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोसी में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका का बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। यहाँ पर आपका यह जो प्रश्न आ रहा है, यह जो स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल सकता है। हरिहर काका मेरे पड़ोसी हैं और उनका कारण मेरी यहाँ बताती है हरिहर काका। यहाँ पर एक प्रश्न आपका उत्तर मिल सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे, और मैं सयाना, सयाना का मतलब होता है बड़े हो जाना, हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। कहने का मतलब, जब हरिहर काका इसको बहुत अधिक मानते थे, धीरे धीरे जब यह लेखक बड़ा हुआ तो लेखक और हरिहर काका के बीच में एक गहरी दोस्ती हो गई। ये एक दोस्त जैसे बन गए, और लेखक कहता है कि मानो ऐसा लग रहा था कि जब मैं बड़ा हुआ और तब तक जो बड़े होने के बीच में मेरे गैप था, उस गैप को कवर करने के लिए यानी कुछ दिन लगे होंगे, उसको उतने दिन हरिहर काका ने मेरी दोस्ती, मुझसे दोस्ती करने के लिए इंतजार किया होगा। लेखक कहता है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाया घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा हरिहर काका मुझे करते थे। और जब वह सयाना हो गया तो उससे दोस्ती हो गई, मानो हरिहर काका भी उसके साथ इस प्रतीक्षा में थे कि जब यह बड़ा होगा तो इससे मैं दोस्ती अवश्य करूँगा। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझे पहले गांव में किसी अन्य से इनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। हरिहर काका जो थे, पूरा खुलकर इससे बात करते थे लेखक के बारे में, और खूब खुलकर बात करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। लेखक कह रहा है मुझसे कुछ कहना वो बंद कर दिए थे, और उनकी स्थिति जो थी लेखक को बड़ा ही चिंताजनक लग रही थी। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हुई है। बीच मझधार में, मझधार का मतलब यहाँ पर होता है जल प्रवाह या भवसागर के मध्य में फंसा होना, और उस पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी रक्षा न कर सकते हों। उसकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाज लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए। बीमारी थी। अब हरिहर काका के बारे में लेखक कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कहकर वह हल्का हो सकें, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी जानता हूँ, निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता है। मतलब लेखक कहता है कि जो हरिहर काका की स्थिति उस समय थी, वास्तव में उनके पास कोई सवाल नहीं था, क्योंकि अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा तरह तरह की यातनाओं से झेल रहे थे। उनके ही परिवार के लोग सही से खाने आदि का प्रबंध नहीं करते थे, इसलिए वे अंदर अंदर बहुत ही
क्लेश से गुजर रहे थे। और ऐसी स्थिति में कोई भी हो, अगर बाहर का कोई व्यक्ति पूछ रहा हो या कोई परम मित्र पूछ रहा हो तो गूंगेपन का शिकार हो जाता है। वो कहे तो क्या कहे कि उसके परिवार के लोग किस प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं। हरिहर काका की इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले हम एक और जगह के बारे में जान लेते हैं। लेखक कहता है हम एक और जगह के बारे में जान लेते हैं जो गांव की है, और वह है ठाकुर बारी। ये शब्द आया हुआ है ठाकुर बारी। देखिए, ठाकुर बारी वह था, वहाँ पर गांव में एक छोटा सा मंदिर। पहले कोई संत थे वहाँ पे, धीरे धीरे दिया जलाते थे, धीरे धीरे वहाँ पे मंदिर बड़ा हुआ। वर्तमान स्थिति यह थी कि वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर हो गया था, बहुत दूर में फैला हुआ था। वहाँ पे कई महंत आदि रह रहे थे, तो इसलिए, और वहाँ पे ठाकुर बारी के नाम से वह मंदिर प्रसिद्ध हो गया था, ठाकुर जी के नाम से। और प्रसिद्ध वह इतना हो गया कि वहाँ पर कोई भी अपना अगर मान लेता था तो उसका काम पूरा होता था, और यहाँ पर लोगों में विश्वास बन गया था। और लेखक कहता है कि वहाँ पर जैसे कि कोई पास हो जा रहा है, किसी की नौकरी लग रही, वहाँ पे जा कर के कुछ न कुछ चढ़ाना बजाना उनका लगा रहता था, इसलिए ठाकुर बारी बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। तो यह है ठाकुर बारी। अब ठाकुर बारी का संक्षिप्त परिचय लेखक दे रहा है, क्योंकि उस ठाकुर बारी का परिचय दिए बिना लेखक जो है यह कहता है कि यह कहानी अधूरी रह जाएगी अगर उस ठाकुर बारी का हम परिचय नहीं देंगे। क्योंकि उस हमने पहले ही कहा कि हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन थी, उसी को लेने के लिए ठाकुर बारी के महंत और उसके भाई बहुत ही यातनाएं हरिहर काका को देते हैं। उस यातनाओं को अगर हमको जानना है तो ठाकुर बारी का भी हमको ब्यौरा देना पड़ेगा कि ठाकुर बारी आखिर में कहाँ पे था और क्या था, कैसे था। तो लेखक कहता है कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है और हसन बाजार स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं और गांव के पश्चिम के किनारे पर एक बड़ा सा तालाब है और गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। यही हमने अभी आपको ठाकुर बारी की बताया था। एक विशाल मंदिर था जिसको गांव के लोग ठाकुर बारी के नाम से जानते थे। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक जानकारी किसी को तो नहीं है, लेकिन इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाने लगे। अब सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के क्लेवर में भी विस्तार होता गया। मंदिर के क्लेवर मतलब मंदिर का जो स्थान था, मंदिर की बाउंड्री आदि, मंदिर की ज़मीन में पूरा तरह से मंदिर पूरा विस्तार होने लगा। पूरा मंदिर को जो है थोड़ा सा इधर उधर मकान आदि बन गए रहने के लिए साधु संतों के, और उसमें भी मूर्ति आदि रख दी गई। तो इस तरह धीरे धीरे विस्तार हो गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते थे कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो और लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसे जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए जेवर अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से ही होती है। मुकदमे में उनकी जीत हुई है तो ठाकुर जी के चलते ही जीत हुई है। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर जी का विश्वास 1000 गुना अधिक हुआ। अब तो यह गांव ठाकुर बारी में ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बारी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी विशाल ठाकुर बारी है, बल्कि पूरे इलाके में इस जोड़ की दूसरी ठाकुर बारी नहीं है। कहने का मतलब जो यह ठाकुर बारी है, इस जोड़ का पूरे एरिया में
कोई इतना बड़ा मंदिर नहीं था। इतना बड़ा मंदिर हो गया क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। वहाँ पे जो भी लोग कुछ मानते थे उनका पूरा हो जाता था, चाहे लड़की की शादी के लिए, कुछ कोई मुकदमे के लिए, कोई जो है अपनी परीक्षा में पास होने के लिए, बहुत तरह तरह के मनौती मानते थे। अब वर्तमान समय में लेखक कहता है कि ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है और धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख करता है। देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। संचालन मतलब उसका चलाना, उसको जो है अच्छी तरह से उसकी देख रेख करना, उसको चलाना। और नियुक्ति मतलब जो है एक पदाधिकारी पुजारी की और एक महंत हर 3 साल में आते थे। उसमें नए पुजारी और नए महंत की नियुक्ति होती थी 3-3 साल के लिए। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। जो यह ठाकुर बाड़ी था यह लोगों के अंदर भक्ति भावना पैदा करता था और लोगों को जो मार्ग से अपने भटक जाते थे, चोरी आदि करने लगते थे या और कहीं दूसरे ऐसे रास्ते पर जा रहे होते थे जिस गलत रास्ता होता था, ऐसे रास्ते पर जाने वालों को ठाकुर बाड़ी के लोग रास्ते पर ले आते थे। कहने का मतलब उनको समझा बुझा करके उनको अच्छे सदमार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है और गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता था। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। कहने का मतलब जब गांव में कोई बाढ़ वगैरह आ जाती थी और गांव में पानी भरने लगता था तो ठाकुर बाड़ी ऊंचे स्थान पे रहा होगा, इसलिए वहाँ पे लोग तंबू लगाकर फिर रहने लगते थे। वहीं पे भजन कीर्तन आदि करते रहते थे जब तक बाढ़ का पानी गांव से चला नहीं जाता था। और स्थिति तो यह थी कि लोग ठाकुर बाड़ी में ही पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही करते थे। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के ही नाम पर की जाती है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन दिन घर घूम घूम कर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम पर अगौम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पे आई हैं, देखिए, दवनी और अगौम। दवनी का मतलब होता है जब किसान अपनी फसलों को काट कर ले आता है, उसमें फसल को जैसे उसको निकाल, गेहूं के साथ उसके भूसे डंठल वगैरह पौधे लगे होते हैं ना, तो उन सबको निकाल करके अलग कर लेते हैं और उसमें भूसे अलग और गेहूं अलग हो जाता है। और अगौम का मतलब होता है कि ठाकुर जी के नाम पर ही मंदिर पर चढ़ाने के लिए थोड़ा सा पहले ही 2-4-10 किलो निकाल लेते थे और जो मंदिर पर चला जाता था पहले ही, वो ऐसा माना जाता था कि हम ठाकुर जी के लिए ये पहले चढ़ा रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी की ही कृपा से हमारी फसल अच्छी हुई है। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले सारे पाप सभी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लोगों को ठाकुर बाड़ी के जो मंदिर था उसके प्रति इतनी श्रद्धा थी कि ऐसा लगता था कि अगर हम ठाकुर बाड़ी मंदिर में एक बार जा करके माथा टेक आते हैं तो हमारे सारे पाप कर्म धुल जाते हैं और हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसा लोगों के अंदर यह भावना थी। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। स्थिति यह थी कि हरिहर काका बार बार ठाकुर बाड़ी में जाया करते थे अक्सर, लेकिन चूंकि उनकी बीमारी का कारण और कुछ तरह तरह की यातनाएं, इससे हरिहर काका कुछ दिनों से ठाकुर बाड़ी में नहीं जा रहे थे। पहले वे अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ। लेखक कहता है कि जब
मेरा भी मन करता है कभी कभी मैं ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। लेखक को वहाँ के साधु संतों का कुछ रवैया जो है अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह कह रहा है कि मुझे फूटी आंखों भी नहीं सुहाते, मतलब कि उनको उनकी चाल ढाल अच्छी नहीं लग रही थी। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर जी अब उनका क्यों नहीं उनको चाल ढाल अच्छी लगती थी। वो लेखक यह सोचता था कि ये लोग जो है पूरा दिन भर बैठे रहते हैं और भगवान के नाम पर दिन भर दोनों जून हलवा और पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, और आता जाता इनको कुछ नहीं है, सिर्फ बात बताना आता है। इसीलिए उनके नाम पर लेखक को थोड़ा सा जलन होता था। और भी कुछ रवैया उनका देखा होगा लेखक ने। अब लेखक बताता है कि हरिहर काका 4 भाई हैं। अब देखिए हरिहर काका की असली कहानी प्रारंभ होती है यहाँ से कि हरिहर काका अब 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हमने पहले ही बताया कि हरिहर काका की 2 शादियाँ हुई थी और दोनों पत्नियाँ इत्तेफाक से स्वर्ग सिधार गई थी। तीसरी शादी गांव वालों के दबाव के बाद भी उन्होंने नहीं किया था, इसलिए उनके बाल बच्चे नहीं हुए थे, अपने भाइयों के ही साथ में रह रहे थे। तो हरिहर काका 4 भाई हैं और सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 शादियां हो गई हैं, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा। उनके जो हरिहर काका के भतीजे हैं, बड़े भाई के लड़के, उसमें एक जो है कहीं शहर में पढ़ लिख करके किसी दफ्तर में यानी किसी ऑफिस में, एक शब्द आया है दफ्तर, देखिए एक मिनट, दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस में क्लर्क का काम कर रहा था। लेकिन हरिहर काका अपनी देह से कोई औलाद नहीं था। कहने का मतलब हरिहर काका का खुद का कोई औलाद नहीं था और भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। जो हरिहर काका थे, अपने बड़े भाई जो 4 भाई थे, हरिहर काका से एक भाई बड़े थे और 2 भाई छोटे थे, यानी कि दूसरे नंबर पे हरिहर काका का नंबर आता था। और औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। कहने का मतलब ही हमने बताया कि उनकी दो शादियां हुई थी, लेकिन दोनों पत्नियां इत्तेफाक बस मृत्यु को प्राप्त हुई थी। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन क्योंकि हरिहर काका बूढ़े हो रहे थे, उन्होंने शादी करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि अब 2 शादियां हमने कर लिया, भगवान ने हमको जब बच्चे नहीं पैदा किए तो हम और हमारी पत्नियों को भगवान ने अपने पास बुला लिया, तो हम तीसरी शादी अब करने वाले नहीं हैं। हरिहर काका तीसरी शादी करने के मूड में नहीं थे। अब गिरती उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब हरिहर काका क्या किए, अपने भाइयों के परिवार के साथ वहीं पर रहने लगे, क्योंकि अब इनकी दोनों पत्नियां मृत हो चुकी थीं। आगे लेखक कहता है कि हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं, क्योंकि 4 भाई थे, 60 बीघे खेत थे। चारों भाइयों को यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत पड़ेंगे। उनके पास 60 बीघे खेत थे और प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत पड़ेंगे। और कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं। सभी लोग खेती किसानी से ही अपना खर्च वर्च चलाते थे, इसीलिए उसी पर ही निर्भर रहते थे। प्रत्येक के हिस्से में 15-15 बीघे की जमीन आती थी। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर तो लेती रहीं, फिर उन्हें कौन पूछने वाला है। ठहर चौका लगाकर पंखा झलाते हुए अपने मर्दों के अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका को के आगे तो बची खुची चीज़ें आती थी। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। ये जो पत्नियां थीं, अपनी पतियों को चौके पर बैठा करके आराम से पंखा लगा करके उनको अच्छे अच्छे भोजन कराती थी, और हरिहर काका के सामने रूखा सूखा ही भोजन आता था। उनके पति तो कुछ दिन समझते रहे कि नहीं,
हरिहर काका को हमारे जो भाई हैं इनको भी अच्छे भोजन मिल रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नियां रूखा सूखा ही दिया कर रही थीं। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते थे, क्योंकि उनके जो भाइयों की पत्नियां थीं वे इनकी देखरेख सही से नहीं कर रही थीं। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला था नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल थे। मशगूल एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर, देखिए मशगूल का अर्थ होता है व्यस्त रहते। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। हरिहर काका की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। धमा चौकड़ी मतलब इधर उधर खेलते रहते थे। मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं जाती थी। उनके घर के जो पुरुष वर्ग था वो खेतों आदि में चला जाया करता था सुबह सुबह अपना खाना आदि खा करके, और औरतें हरिहर काका को पूछती भी नहीं थी। अब दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर ही अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी। जब उनको अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ सामान लेने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, पानी लेना हुआ या और कोई ज़रूरत पड़ती थी, तब हरिहर काका अपनी पत्नियों को याद करते थे, दोनों पत्नियों को, और उनकी आंखें आंसू से भर आती थी। ऐसे वक्त में जब वो उनकी आंखें भर आती थी तो भाइयों के परिवार के प्रति अब इनका मोह भंग की शुरुआत तो इन्हीं क्षणों से हो गई। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। और विस्फोट कब हुआ? क्योंकि वो हमने पहले ही बताया कि बीमार थे, और बीमारी के कारण जो है बेचारे बहुत ही क्लेश झेल रहे थे अंदर ही अंदर। हरिहर काका की सहन शक्ति उस वक्त जवाब दे गई जिस दिन उनका जो भतीजा था, जो कलरकी कर रहा था, उसका एक दोस्त गांव में आया हुआ था। उसी दिन उसके आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी और बचके की चटनी, रायता सभी बने हुए थे। बीमारी से उठे हरिहर काका जब 3-4 तरह की सब्जियों के बारे में सुने होंगे और उनकी महक उनके नाक तक गई तो उनके अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि आज मुझको अच्छा व्यंजन जरूर मिलेगा, भोजन अच्छा मिलेगा। यही मन ही मन सोच करके खुश हो रहे थे हरिहर काका। लेकिन स्थिति क्या आगे आ गई? उसी के आगमन में 2-3 तरह की सब्जियां बन रही थी। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सभी ने खाना खाया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। दौनी हो रही थी। वे इस बात पर निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। दोस्तों, चूँकि यह पाठ बहुत ही लंबा है, इसलिए हमको इस पाठ को 3 भाग में बनाने की आवश्यकता पड़ रहा है। इससे अगले पैराग्राफ का व्याख्यान, अगले अनुच्छेद का व्याख्यान हम अपने दूसरे वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर, देखें इसी पाठ का दूसरा वीडियो, और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।